हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम। पावन मंच पर अपना आशीष वर्षण करती हुई माँ वागदेवी को मैं भाव प्रणाम करता हूँ। नेहरू सेंटर लंदन, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई भारत एवं जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय संस्कृत हिंदी एवं रामकथा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं रमाशंकर शुक्ल भारत से आप सभी विद्वानों का, रामरस प्रेमियों का नेहरू केंद्र लंदन के इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूं। सर्वप्रथम एक छोटा सा उद्घाटन सत्र होगा जिसमें मैं मंच पर अपने अतिथियों को बुलाना चाहता हूं। इंडियन हाई कमीशन से श्री सतीश शर्मा जी सर को मैं आमंत्रित करता हूं। संजय शर्मा सर जी को आमंत्रित करता हूं, क्षमा चाहता हूं मैं। नेहरू सेंटर से और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई से प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। और नंदिता साहू मैडम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हिंदी अधिकारी हैं भारतीय उच्चायोग में, डॉक्टर नंदिता साहू जी। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के 60 खंडीय परियोजना पर कार्य कर रही है, जिसके प्रथम खंड और द्वितीय खंड का लोकार्पण दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान भवन में 30 नवंबर 2021 और 10 अक्टूबर 2022 को सकुशल संपन्न हुआ। जिसका प्रथम खंड लोकगीत तथा लोक कथाओं में श्री राम कथा का संदर्भ, जिसका लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार जी किशन रेड्डी जी, हमारे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी और भारत सरकार के कई सारे गणमान्य मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न किया गया। दूसरे खंड का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी और भी गणमान्य उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में दूसरा खंड भजन कीर्तन में श्री राम का लोकार्पण किया गया। अहर्निश शोध कार्य चल रहा है। अग्रेतर नवंबर माह में 5 खंडों का लोकार्पण किया जाएगा। इसी में से जो 2 खंड आए हैं, भजन कीर्तन में श्री राम तथा लोकगीत तथा लोक कथाओं में श्री राम, इसको हमारे संस्था के सचिव प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी ये भेंट करेंगे हमारे अतिथियों को। प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी जो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था के सचिव हैं और साठे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो पहले संजय सर को प्रथम खंड लोकगीत तथा लोक कथाओं में श्री राम कथा का विस्तृत भेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक, हाँ हाँ हाँ। और हमारे बीच में मंच पर डॉक्टर नंदिता साहू जी जो हिंदी अधिकारी हैं भारतीय उच्चायोग में, उन्हें भी सर्वप्रथम खंड भेंट कर रहे हैं। मैं सरस्वती वंदना के लिए प्रोफेसर कृष्णा श्रीवास्तव सर जो एसोसिएट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं, फिर कार्यक्रम शुरू होगा। वरदे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे,
प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणावा दिनवर दे काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणावादिनी वर दे नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव हिम वृंद को नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणावादिनी वर दे वीणावादिनी वर दे। जय भारत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। शम्स मीनाई जी ने लिखा है, चूँकि हमारे यहाँ माना जाता है रा माने राष्ट्र, म माने मंगल, जो राष्ट्र के मंगल हैं वही राम हैं। और आज की जो संगोष्ठी है भारतीय संस्कृति हिंदी एवं राम कथा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार, और भारत जो राष्ट्र को देखता है या भारत के संदर्भ में जो राष्ट्र की बात कही जाती है वो कहा जाता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं, सारी वसुधा के लोग हमारे अपने हैं, यानी राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम पूरी वसुधा के हैं। चूँकि भारत राम को एक धार्मिक पुरुष के रूप में नहीं देखता, वह उन्हें एक महामानव, एक मानव और एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखता है। इसी पे हमारी आज संगोष्ठी है, भारतीय संस्कृति हिंदी एवं रामकथा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर संजय शर्मा सर जी, जो डिप्टी डायरेक्टर नेहरू केंद्र लखनऊ के हैं, लखनऊ लंदन के हैं और सर योग और हिंदी को लेकर वैश्विक स्तर पर भी बहुत काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय संजय शर्मा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। लखनऊ पता नहीं कहां से। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में आप सभी हिंदी विद्वानों का लंदन में स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, राम कथा और हिंदी का वैश्विक प्रचार प्रसार, भारत की साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई एवं शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आए विभिन्न विद्वानों और प्रोफेसर्स जो रामकथा के इन इंसाइक्लोपीडिया पर कार्य कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी प्राचीन विरासत, हमारी धरोहरों को सहेजने का कार्य आप लोग कर रहे हैं और साथ ही हिंदी भाषा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं लंदन से हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ललित मोहन जोशी जी,
शिवकांत शर्मा जी एवं ज्ञान शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने लंदन में रह के इस अभियान का हिस्सा बने। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और गर्व की बात है कि संस्था के सचिव प्रदीप सिंह जी ने यह कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन किया है और सभी प्रांत के लोगों को इसमें जोड़ा है। मैं यह भी चाहूँगा कि आप इस यात्रा को सिर्फ यूके तक ही सीमित ना रख के हमारे जो दूसरे देश हैं जहाँ पे कि हमारे भारतीयों का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, जैसे फिजी में, जैसे मॉरिशस में, तो उन जगहों पे भी जाके अगर आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में हमारे बीच में भारतीय उच्चायोग लंदन की हिंदी अधिकारी डॉक्टर नंदिता साहू जी हैं। मैं मैडम को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नंदिता साहू, अताशे हिंदी एवं संस्कृति, भारतीय उच्चायोग लंदन में कार्यरत हूँ। ये पद ऐसा पद है जिसे 3 साल के डेपुटेशन पे यहाँ भेजा जाता है और 3 साल में हमारा कार्य यहाँ हिंदी के उत्थान एवं यहाँ जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में हमारी सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियां हैं शेयर करना और उन लोगों के जो कार्यक्रमों में उपस्थित होना और उन लोगों मतलब भारतीय उच्चायोग से के साथ का मुख्य कार्य ही उन लोगों के साथ जुड़ना है। और मैं अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं कुछ काम आ पा रही हूँ अपने देश के इस माध्यम से। मैं साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई भारत से आए आप सभी प्रतिनिधि लेखकों साहित्यकारों का स्वागत करती हूँ लंदन में। आज सर्दी जुकाम के कारण मेरा गला बहुत भयंकर बैठा हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संजय जी को, क्योंकि जो मुझे कहना था वो कह चुके हैं, तो रिपीट ना किया जाए तो बेहतर होगा। आप सभी का आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बिना कोई व्यर्थ समय गवाए मुख्य कार्यक्रम की ओर हम जल्दी से जल्दी बढ़ें, ये मैं चाहती हूँ। सर आप और प्रदीप जी और आप शिरीन जी, जिनके साथ संपर्क मेरा बना रहा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के सचिव प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी, जो साठे महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत साठे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करने से पहले संक्षिप्त में साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण पर काम कर रही है, उसका एक संक्षिप्त रूप आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के अंतर्गत तकरीबन 12 से 15 देशों की यात्राएं हो चुकी हैं। अभी विगत वर्ष मॉरिशस की यात्रा हुई, जिसमें मॉरिशस विश्व हिंदी सचिवालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिंदी के वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार जिसका विषय था। इसी के अंतर्गत मॉरिशस के महामहिम राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन जी और वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी ने हमें आमंत्रित किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य उनसे मिले और प्रथम खंड उन्हें भेंट किया गया। हमारा कार्यक्रम
रामकथा के शोध को लेकर महात्मा गांधी संस्थान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की एक शाखा है जिसके अंदर संचालित होता है, वहाँ भी एक संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ जिसमें डॉक्टर शिरीन कुरैशी जी वक्ता भी रही और हमारे कुछ विद्वान जो मॉरिशस गए थे जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं। पुनः नवंबर माह में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक इंडोनेशिया की सुग्रीवा यूनिवर्सिटी ने इस संस्था को आमंत्रित किया और वो फर्स्ट रामायण कॉन्फ्रेंस था जिसमें साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई का 22 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल गया था और रामायण को लेकर तथा इंडोनेशिया में कैसे रामकथा गाई जाती है या रामलीला का मंचन होता है, इस संदर्भ में वहाँ पर कार्य किया गया। डॉक्टर ई मादे धर्मेश जी, जो श्रीमद् भगवद गीता और प्रभुपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस पर कार्य करते हैं, वो इंडोनेशिया की रामकथा पर कार्य कर रहे हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमारी यह यात्रा यूके की है और अग्रेतर भी यात्राएं होंगी। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी को आज के विषय पे अपने विचार रखने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। दुनिया के सबसे महंगे इस भूमि को जहाँ पर आप बैठे हैं, नमन और प्रणाम करता हूँ। भारत से हमारे साथ आए हुए प्रतिनिधिमंडल एवं इस कार्यक्रम में लंदन से या लंदन की इस भूमि से जुड़े हुए लोग, निसंदेह कुछ भारतीय लोग भी होंगे और यहाँ के रहवासी, उनको भी नमन प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की सुंदरता और शोभा के साथ जो संचालन के रूप में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के उच्च से उच्च अधिकारी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिनका भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है, उन सब के प्रति साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपनी बात आगे रखते हैं। हम आदरणीय शर्मा जी ने जैसा कहा कि इस यात्रा को आगे जारी रखना है, यह तो संकल्प है कि 60 खंडों की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण बनकर रहेगी। आगे कितना जाएगी और भी खंड ऐड होते जाएंगे, वो अलग बात है। और इस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण में 111 देश हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए, तो मैं आपसे बता दूं कि 5 खंडों का जो विमोचन होना है इसी वर्ष दिल्ली के अंबेडकर भवन में प्रस्तावित हो चुका है। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था और भारत के उच्च केंद्रीय मंत्री और भी लोगों के साथ इसकी बात चल रही है, वहाँ पर विमोचन होता रहेगा। विदेशों की बात जहाँ तक है, इसी वर्ष हमें ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न, सिडनी और फिजी की रामकथा के लिए भी यात्रा और रामकथा संबंधित कार्यक्रम और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के लिए जो भी मटेरियल हमें मिल सके उसके लिए भी 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच यात्रा सुनिश्चित है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण की जो विरासत है, यह वैश्विक स्तर पर हमें फैलाना है, क्योंकि राम कथा पूरे विश्व में व्याप्त है। और इसमें हमने
जो एक लिस्ट बनाई हुई है 111 देशों को जोड़ा है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण निश्चित रूप से पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में दर्जा दिलाएगी, लेकिन सांस्कृतिक धरातल पर यह मेरा अपनी ओर से दावा है, दावा पेश करते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा जो भी खंड आते जाएंगे 60 खंडों की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण विश्व की पहला ऐसा पूरा समायोजित ग्रंथ होगा जो कि विश्व भर में चर्चित भी होगा और विश्व गुरु के रूप में भारत को दर्जा दिलाने के लिए हम अग्रसर हैं और अग्रसर रहेंगे। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह हमें मिलता रहेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ रामकथा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण आगे चलती रहेगी। और भी वक्ताओं को बोलना है, समय का अभाव है, फिर हम अन्य माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। प्रभुपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। यानी सब कुछ पढ़ने के बाद बाबा ने मानस लिखा। जो विषय है कि भारतीय संस्कृति, हिंदी और रामकथा, तो जैसा हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी रामकथाएं लिखी गई हैं, कई भाषाओं में लिखी गई हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर श्री रामचरितमानस ही है जो एक दूसरे को सबको एक साथ जोड़ता है। मॉरिशस में जो मजदूर गए थे वह मानस लेकर ही गए थे। मानस में जैसा कि बाबा ने लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि स्वांतः सुखाय के बाद तुलसी की जगह जो व्यक्ति अपना नाम रख दे, अपना नाम लिख दे, अगर मैं अपना नाम लिख दूं तो हर व्यक्ति के सुख के लिए मानस है। मानस में सब कुछ है। बाकी श्री राम का व्यक्तित्व, श्री राम का चरित्र इतना व्यापक है कि इसे कहीं एक जगह समेटा नहीं जा सकता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता श्री ललित मोहन जोशी जी को आमंत्रित करने से पहले मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री ललित मोहन जोशी जी जो कवि हैं, फिल्म इतिहासकार हैं, समीक्षक हैं, रेडियो प्रसारक हैं, अच्छा ठीक है, जो रेडियो प्रसारक हैं, स्वतंत्र प्रकाश बीबीसी हिंदी में जिन्होंने 2 दशकों तक काम किया है और कुमाऊनी काव्य की 200 वर्षों के इतिहास पर आधारित फिल्म इनकी बन चुकी है। मैं आदरणीय को आमंत्रित करने से पहले डॉक्टर सुकेश यादव जी जो जेएस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, उन्हें, डॉक्टर शिरीन कुरैशी जी को और ज्ञान शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आएँ और मंच पर मंचासीन हों। सुकेश यादव जी, डॉक्टर शिरीन कुरैशी जी और शर्मा जी। आदरणीय ज्ञान शर्मा जी। मैम ने कहा कि बैठे ही। अब मैं आदरणीय श्री ललित मोहन जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मंच पर विराजमान विद्वगण और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। दरअसल आज जो राम कथा पर विशेष कार्यक्रम है, मैं उस पर एक बहुत ही एक छोटा सा पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर बहुत गहराई से और दार्शनिकता से मेरे मित्र और विद्वान शिवकांत शर्मा बाद में बात करेंगे। मैं तो चाहता था कि वो पहले बोलें, लेकिन जो मेरा जो विषय है वो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे 36 साल से रह रहा हूँ, पर मैं कुमाऊँ शिलौटी नकुचिया ताल का निवासी हूँ। और कुमाऊँ में रामलीला की एक अपनी परंपरा है जो कि कुमाऊँ से ही निकली है, विशिष्ट है और अब भारत के कई शहरों में मंचित होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी आज की वार्ता है, तो आपके सामने पेश है। कुमाऊनी रामलीला की स्मृतियाँ मेरे बचपन से जुड़ी हैं। 1950 के दशक की समाप्ति का दौर था। मेरी उम्र कोई 5-6 साल की रही होगी। नकुचिया ताल की रामलीला दांगड़ में होती थी। दांगड़ उस मैदान का नाम था, जो कि एक मैदान हुआ करता था। शिलौटी गांव की इस रामलीला को देखने चनौती, महरा गांव, भीमताल और भवाली तक से लोग आते थे। इस रामलीला नाटक की रचना शिलौटी नकुचिया ताल निवासी मेरे दादा रामदत्त ज्योतिर्विद ने की थी। इसकी एक प्रति भी मेरे पास है, मैं लाना चाह रहा था पर अंतिम क्षणों में भूल गया। इसलिए इस रामलीला के आकर्षण का एक केंद्र मेरे दादा पंडित रामदत्त ज्योतिर्विद का भाषण भी हुआ करता था, जो रामलीला के शुरू में वो कहते थे। मेरी धुंधली यादों में पेट्रोमैक्स की रोशनी में राम लक्ष्मण सीता के चमकते चेहरे आज भी मेरी स्मृतियों में उभरते हैं। पूरे तांगण में विराजमान दर्शक बगैर माइक्रोफोन के हारमोनियम और तबले की मिठास में सजी चौपाइयाँ, राग रागनियों और बीच बीच में आने वाले संवादों का आनंद लेते थे। कुछ दूर पर जमीन और तख्त पर मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में लगी छोटी छोटी दुकानों के धूमिल बिंब मेरे जहन में हैं, जो हरे नमक के साथ मूंगफली, चना और बच्चों की पसंदीदा विलायती मिठाई उस ज़माने में कहते थे, और लेमन जूस बेचती थी। गांव में बिजली नहीं थी। रात के अंधेरे में रामलीला से आते जाते अकेले भीड़ में पीछे छूट जाने पर भूत का डर भी लगता था। नाटक की भूमिका के अंत में मेरे दादा ने अपने नाम के साथ तिथि नहीं डाली, पर रचना काल का जिक्र नाटक के अंत में काव्य के रूप में दर्ज किया। मुझे इस बात का फक्र है कि यह नाटक मेरे दादा ने शिलौटी के उस पुश्तैनी घर से लिखा जहां 1950 के दशक में मैंने बचपन के कुछ यादगार साल बिताए हैं। मेरी नई फिल्म, जिसका अभी इन्होंने जिक्र किया, अंगवाल में इस घर का फिल्मांकन भी है, जो इस समय ताले में कैद जर्जर हालत में इतिहास का पन्ना बनकर रह गया है। इस रामलीला नाटक के अंतिम दोहों से पता लगता है कि ये नाटक रामदत्त ज्योतिर्विद ने सन 1910 में लिखा, जबकि उनकी उम्र 26 वर्ष की रही होगी। उपसंहार का वो अंश है, रामचरित मानस निरखी कुछ निज मति अनुसार, रामदत्त पूरण कियो नाटक रच विस्तार, 66-1900 संवत सुखद विचार, ज्येष्ठ कृष्ण पड़वा दिवस पूर्ण सुखद गुरुवार। इसकी भूमिका में संगीत और परमात्मा के अटूट रिश्ते की बात बहुत प्रेरणादायक ढंग से कही गई है। सनातन धर्म के अनुसार माँ सरस्वती को संगीत के अधिष्ठात्री माना गया है। वीणा पुस्तक धारणीम के अतिरिक्त देवर्ष नारद की वीणा की झंकार भी इन पुराणों में प्रसिद्ध है। पुराण ही नहीं, वेदों में भी परमात्मा और संगीत के रिश्ते का बखान है। गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण ने वेदानाम साम वेदोस्मि कहा है। वेदों की संगीताओं में गाने योग्य कवित्वपूर्ण सूक्तों की कमी नहीं है। इस नाटक की भूमिका में अल्मोड़ा और नैनीताल में भी रामलीला होने का जिक्र है। इस दौर में कूर्मांचल में नाटक की रीति पर रामलीला स्थापित करने के प्रयास किए गए। पंडित रामदत्त ज्योतिर्विद ने लिखा है, मुझे लगा इस प्रकार की लीला करने के लिए एक रामलीला नाटक की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया।
इसकी रचना में मैंने संवादों के स्थान पर दोहा चौपाइयों का प्रयोग नाटकीय ढंग से कहानी कहने के लिए किया है। कहीं कहीं पर वाल्मीकि रामायण और नेपाली रामायण के श्लोकों और अंशों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अनेक प्रकार की राग रागनियों, कहरुआ, गज़ल और नाटक नौटंकियों की संरचनाओं का भी इस्तेमाल इस नाटक में हुआ है। कुमाऊनी रामलीला दरअसल एक एपिक, एक महाकाव्य है जो पिछली 2 सदियों से परंपरा, अभिनय, शास्त्रीय संगीत, भक्ति और आध्यात्म का एक अनोखा विलय प्रस्तुत करता है। कुमाऊनी रामलीला पर विस्तृत शोध करने वाले हिमांशु जोशी, जो दिल्ली में रहते हैं, ने इसे एक विशाल ओपेरामा की संज्ञा दी है। वो इसे ओपेरामा कहते हैं कुमाऊनी रामलीला को। अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सचेत हर कुमाऊनी के मन में इस रामलीला का हिस्सा बनने की ललक रहती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपके भीतर सबसे पहले संगीत की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वही सारे अभिनय, कथानक और संवाद की भाषा है। आज हम संप्रेक्षण की जिस जुबान की बात करते हैं वही जुबान रामलीला नाटक की है, और इसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ भी हैं। एक हल्का फुल्का जो उसका एक प्रसंग है, ताड़िका का जो प्रसंग है, जब राम यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें एक जो हमारे दादा ने लिखा होगा, मैं तो ताड़ का तड़ाक तड़तड़ ताड़ करती हूँ, मैं तो तुम सरीखे पुरुषों का आहार करती हूँ, आ जाए मेरे सामने तो जीता ना छोड़ूं, 100 को मुंह में डाल गरम दाढ़ करती हूँ। राग हमीर पर आधारित ये रागिनी राक्षसी ताड़िका की राम को चेतावनी है, जो कि कुमाऊनी रामलीला के एक मनोरंजक पर नृत्य में थिरकता पक्ष है। रामलीला नाटक में पहले दिन का 5वां दृश्य है। इलाहाबाद ड्रामेटिक हॉल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रामलीला में ताड़िका की ये भूमिका खिमानंद जोशी अदा करते थे, मुझे अभी तक याद है। इस पर उनका स्वाभाविक एक्सटेम्पोर इम्प्रोवाइज्ड नृत्य एक आकर्षण हुआ करता था। खिमानंद यूनिवर्सिटी में चपरासी थे, पर वहाँ उन्हें बड़े बड़े प्रोफेसर भी खिमदा करके बुलाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस रागनी की भाषा है, जो हिंदी, उर्दू और रोज़मर्रा की अभिव्यक्तियों का संगम है। इसकी ज़ुबान संप्रेक्षण की ज़ुबान है। रोचक बात यह है कि कला विधा के रूप में कुमाऊनी रामलीला का स्वरूप 19वीं शताब्दी के मध्य से विकसित होने लगा था। कुमाऊनी संगीत और थिएटर की प्रतिष्ठित विभूति स्वर्गीय मोहन उप्रेती के अनुसार कुमाऊनी संस्कृति की सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर यही कुमाऊनी रामलीला है। ये एक अनूठी गेय पद्धति पर आधारित एक गीत संगीत नाटिका है, जिसमें पात्र गाकर अपनी बात कहते हैं, दूसरे पात्र गाकर ही उसका जवाब देते हैं। कुमाऊनी रामलीला का उद्भव स्थल अल्मोड़ा माना गया है। मोहन उप्रेती के भांजे हिमांशु जोशी, जिन्होंने कुमाऊनी रामलीला पर विस्तृत शोध किया है, का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं की पहली विस्तृत रामलीला अल्मोड़े के भद्रेश्वर मोहल्ले में कोई 1842 में हुई। जैसा कि कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बना, उसी तरह जाहिर है 19वीं शताब्दी में कुमाऊनी रामलीला की इतनी बड़ी प्रस्तुति सहसा तो नहीं हुई होगी। इस संगीतमय प्रस्तुति को विकसित करने में दशकों लगे होंगे। हिमांशु जोशी ने अपने मामा मोहन उप्रेती के निर्देशन में पर्वती कला केंद्र दिल्ली की रामलीला में कुमाऊनी रामलीला को एक सूक्ष्म अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है, और अपनी अथक शोध के माध्यम से कुमाऊनी रामलीला के इतिहास और संगीत में महारत हासिल की है। कुमाऊनी रामलीला 1940 के दशक से पहाड़ से उतरकर प्रदेश के शहरों में आने लगी। जहाँ जहाँ कुमाऊनी परिवार नौकरी की तलाश में गए, रामलीला करने की ललक भी उनके साथ गई। इनमें से 2 शहरों लखनऊ और इलाहाबाद में रामलीला के प्रभाव और प्रसार का गवाह और भागीदार मैं स्वयं हूँ। लखनऊ में रामलीला की बुनियाद डालने वाले अधिकांशतः नौकरी पेशा निम्न और मध्यम वर्ग के लोग थे, जो सचिवालय में क्लर्क थे या छोटे छोटे काम करते थे। इनके भीतर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का जज्बा मौजूद था। लखनऊ में पहली कुमाऊनी रामलीला 1940 के दशक में नज़रबाग में हुई, और उसके कुछ वर्ष बाद बढ़ते दर्शकों को समायोजित करने के लिए ये मुरली नगर में होने लगी।
किसी भी कुमाऊनी रामलीला की उत्कृष्टता इस बात से तय होती थी कि उसके परशुराम लक्ष्मण संवाद और अंगद रावण संवाद का स्तर क्या है, उसके अभिनेता कौन है, उसे देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती है। मुरलीनगर और महानगर रामलीला में प्रभावशाली अंगद की भूमिका निभाने वाले मोहन पांडे को लोग आज तक याद करते हैं, जिन्होंने अपना विशेष महंगा परिधान निजी खर्चे से सिलवाया था, उस जमाने में 300 रुपये में। महानगर रामलीला के उस समय के युवा वर्ग के संगीत निर्देशकों में चंद्रशेखर तिवारी और हरीश पंत भी थे, जो आज हल्द्वानी में अपना संगीत विद्यालय स्वर संगम चलाते हैं। और इन्होंने ही मेरी जो फिल्म है अंगवाल, उसका संगीत, मौलिक संगीत दिया है, जो आप देख सकते हैं। स्कूल में अभिनय करने के बाद मैंने भी रामलीला, महानगर की रामलीला में अभिनय और स्क्रिप्ट लेखन किया। शुरुआत 1967 में महानगर रामलीला से मैंने की। भरत, राम, सीता, लक्ष्मण और अंगद की भूमिकाएं महानगर और इलाहाबाद की रामलीला में अभिनीत करने के बाद कई नए प्रसंग लिखे। इलाहाबाद में कुमाऊनी रामलीला की शुरुआत 1955 में हुई। 1970 के दशक में एलनगंज प्रयाग में मेरे मित्र और पड़ोसी भारत भूषण जोशी का पूरा परिवार रामलीला से संबद्ध था। भारत भूषण का कहना है कि प्रयाग की कुमाऊनी रामलीला के शीर्ष में, चूंकि प्रयाग विश्वविद्यालय के शिक्षक और बुद्धिजीवी थे, इसलिए लखनऊ के मुकाबले वो अधिक परिष्कृत और अभिजात वर्गीय थी। शुरू में यह लक्ष्मी टॉकीज में हुआ करती थी। कुछ वर्ष बाद वह इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक हॉल में होने लगी। रामलीला के पहले दिन सुप्रसिद्ध छायावादी हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत भी रामलीला में आते थे। इलाहाबाद रामलीला के अन्य संरक्षकों में चंद्रशेखर पांडे, राजनेता मुरली मनोहर जोशी, प्रोफेसर A.D. पंत, प्रोफेसर J.D. तिवारी, अरुण पंत जैसे शिक्षाविद थे। इस कुमाऊनी महाकाव्य का एक पक्ष इसमें निहित हल्के फुल्के हास्य और फूहड़पन का छिड़काव भी है। अक्सर ऐसे हास्य प्रसंगों के बीच इसे एक खास तरीके से बीच में गूंथ दिया जाता है, जो कथानक के जरिए गंभीर प्रसंगों के बीच में आता है। सीता स्वयंवर के दौरान आए राजाओं का एक दृश्य कॉमिक रिलीफ या हास्य प्रसंग है। मुरलीनगर और महानगर रामलीला के एक प्रतिभाशाली कलाकार नंदन लोहानी एक ऐसे राजा बनकर प्रकट होते थे, जो स्टेज में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी जन्म कुंडली बिखेर देते थे और उसे पढ़ते रहते थे। इससे जनता बड़े चाव से देखती थी। दूसरे प्रसंग में जब मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए वैद्य की भूमिका में पूरनचंद पांडे आते थे, तो वो मच्छरदानी के डंडे को थर्मामीटर की तरह लक्ष्मण के मुंह में लगाते थे। जबकि ये दृश्य गंभीर राम विलाप का दृश्य है। लखनऊ के जाने माने रंगकर्मी और निसर्ग संस्था के प्रमुख ललित सिंह पोखरिया इसे फूहड़पन की संज्ञा देते हैं। ललित पोखरिया का कहना है कि दुर्भाग्य से यह कलात्मक ह्रास की प्रवृत्ति है। लखनऊ में इस समय लगभग 5 कुमाऊनी रामलीला हो रही हैं, जिनमें महानगर, कल्याणपुर, कुर्मांचल नगर प्रमुख हैं। कुमाऊनी रामलीला को सबसे ऊंचा ओहदा मोहन उप्रेती और ब्रजेंद्र लाल शाह ने प्रदान किया। नैनीताल की कुमाऊनी रामलीला में अभिनय की बुनियाद पर निर्मल पांडे और ललित मोहन तिवारी ने नई धारा के भारतीय सिनेमा में अपनी खास जगह बनाई। श्याम बेनेगल की बहुत सारी फिल्मों में ललित तिवारी ने अभिनय किया है और उन्होंने शुरुआत रामलीला से ही, कुमाऊनी रामलीला से ही की थी। और एक बहुत अंत में एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि कुमाऊनी रामलीला में विशेष है। इसमें हर वर्ष रामलीला के बाद एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है, जिसे तिलपात्र कहा जाता है। ये एक ऐसा रिचुअल या धार्मिक कृत्य है जिसके माध्यम से सारे पात्र अपनी भूमिकाओं के लिए एक प्रायश्चित, एक क्षमा याचना करते हैं। इसमें पुरोहित के साथ हम सब एक पात्र में तिल, शहद, दूध, फल, पत्ती लेकर अनुष्ठान करते हैं। इसका मूल विचार या उद्देश्य यह है कि हमने जो राम, सीता, लक्ष्मण की सकारात्मक भूमिका अदा की, या रावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ की नकारात्मक भूमिका अदा की, उसके अभिनय के लिए मंच में जो दुर्भावना का इजहार किया या अच्छी भावना ईश्वर के रूप में अपने को स्थापित किया, या जो हमने हत्याएं की, इन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मुझे एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ लगती है कि ये एक तरह की कथारसिस, एक भावानुमोचन भी है। जैसे एक ये परंपरा है कि जब रावण की हत्या होती है तो रावण स्टेज में मरता नहीं है, वो तीर को लेकर भाग जाता है बाहर। तो कुमाऊनी रामलीला की परंपरा में जो तिलपात्र की अवधारणा
एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से एक तरह का कैथारसिस है, अपराध भावना से नजात पाना भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेन किंग्सले जिन्होंने गांधी का रोल किया था एटनबरो की फिल्म में, वो उनको मानसिक रूप से वो त्रस्त हो गए थे बाद में। दिलीप कुमार ने जब बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए देवदास में, तो उनको इंग्लैंड आना पड़ा अपने उपचार के लिए। उसी तरह बलराज साहनी जिन्होंने गर्म हवा में भूमिका अदा की, वो भी मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे। तो जो तिल पात्र है कुमाऊनी रामलीला का, वो एक बड़ी नायाब सी चीज़ है। हिमांशु जोशी मानते हैं कि कुमाऊनी रामलीला हमेशा एक ज़बानी परंपरा रही है और रहेगी। मैं आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सिखाता हूँ और आप और गुरु हूँ, और आप उसको अपने स्तर से ग्रहण करते हैं और नई पीढ़ी को देते हैं। इस तरह इसका मौलिक स्वरूप बदलता रहता है। आज से 50 साल पहले की रामलीला आज नहीं है। इसके कला का मूल स्वरूप क्या था, कोई नहीं जानता, और क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई की जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के मध्य प्रदेश की रामकथा और श्रीलंका के रामकथा पर काम कर रही हैं, जो निकल दो उसके बाद हम बुलाते हैं, काम कर रही हैं डॉक्टर शिरीन कुरैशी जी, और जो श्रीलंका में हिंदी चेयरपर्सन भी रही हैं। इन्हें मैं वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और उक्त विषय पर अपने विचार रखें। धन्यवाद शुक्ला जी। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, नेहरू सेंटर लंदन और शिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भारतीय संस्कृति, रामकथा और हिंदी का वैश्विक प्रचार प्रसार की संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और चूँकि आभार प्रदर्शन तो बाद में होगा, परंतु फिर भी इस मंच से मैं आदरणीय संजय शर्मा सर की, जिनकी वजह से, और नंदिता साहू मैडम उच्चायोग से आई हैं, उन दोनों की वजह से हमारा ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। तो मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ सर कि आज इस बड़े आयोजन में आप लोगों के सहयोग से हमारा ये आयोजन हो पा रहा है। मैं अपनी प्रमुख बात पे आती हूँ। एक स्लाइड दीजिए। चूँकि मैं श्रीलंका में 4 वर्ष हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मैं हिंदी चेयर के रूप में वहाँ पे मैंने कार्य किया है, तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि श्री राम से जुड़े वो स्थान, चूँकि आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण का अंतिम अध्याय, आपका जो रामायण का अंतिम अध्याय है वो कहाँ जाता है, वहीं पे जाके समाप्त होता है। श्रीलंका में जो उनके वनवास के पीरियड के दौरान सीता जी का हरण हो जाता है, तो वे प्रमुख स्थान श्रीलंका में मौजूद हैं, जहाँ रामायण के संदर्भ में बहुत सी जो लोक किंवदंतियाँ हैं या हम अन्य चीज़ें देखें तो हमें मालूम पड़ती हैं। अच्छा, वो हो गया, फ़ॉन्ट बदल गया है शायद इसमें, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चूँकि वैश्विक संदर्भ में रामायण की बात करें तो आप भारतीय संस्कृति को जानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, सर्वजन हिताय सुखाय, ये भावना लेकर हमारे देश की संस्कृति बहुत आगे है। विश्व के कई देशों में आज रामायण को हम देखते हैं कि रामायण का प्रचार कई देशों में चल रहा है। मैं बात करूंगी प्रमुख रूप से श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका में जब हमने देखा कि वहाँ पर एक स्थान था अशोक वाटिका, जिसको आप सभी बोलते हैं पूजनीय स्थान है, और धार्मिक रूप से भी, साहित्यिक रूप से भी। मैं भी गई उस स्थान पर। मैंने सीता जी के संदर्भ में, चूँकि मैं सीता जी पर मेरी एक किताब भी पूरी नहीं हो पाई है, पर मैं चाह रही हूँ कि वो जल्दी से पूरी हो, तो वहाँ पर जब हम गए और वो स्थान देखा, तो मैं इस कार्यक्रम से, इस अभियान से मैं उसी दौरान जुड़ी और उन सीता जी के ऊपर मेरा शोध हुआ। अशोक वाटिका करके एक स्थान है जिसको हग्गल गार्डन, वहाँ पर हग्गल गार्डन भी कहते हैं, और अशोक वाटिका है वो। वहाँ पर क्या है, सीता जी को हरण करके उस स्थान पर रखा गया था। रावण जब उनका हरण करके ले गया था तो सीता जी को उस स्थान पर उन्होंने रखा था।
अब वहाँ के बारे में ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो रुमस्थला करके अच्छा आ गया। तो राम का इसमें ठीक है देखिए, चूँकि मैं श्रीलंका पे आ गई थी पर अब ठीक है मैं थोड़ा सा और बोलूँगी कि राम जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की हमारी जो गौरवमयी आदर्श की प्रतिमा है और श्री राम के चरित्र को विश्व भर में धार्मिक नैतिकता मतलब एक आदर्श चरित्र और धार्मिक नैतिकता एवं मानवता के मूल्यों पर प्रतिष्ठित उनका जो चरित्र है उनके आदर्श है वो प्रतिष्ठित करते हैं। भारत ही नहीं हम देखें तो राम कथा तो विश्व चेतना का एक प्रमुख आधार है और राम कथा की वैश्विक सत्ता जो है वो अद्वितीय है। मतलब उस सत्ता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ा दीजिए इसको। हाँ बस नहीं बढ़ रहा, फ़ॉन्ट अलग हो गया। हाँ चले जाने दीजिए। मैं पुनः अपने उस पर आती हूँ कि श्रीलंका में जब अशोक वाटिका में हम गए तो वहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको ये सोच में डाल देंगे कि वास्तव में पौराणिक समय से रामायण इस संदर्भ में रामायण के कई उस स्थान को लेके या कई बातें हमारे समक्ष आती हैं। जैसे जहाँ अशोक वाटिका तो है वहाँ की आप भूमि देखेंगे तो पूरी श्रीलंका में अगर आप जाएंगे तो लाल रंग की आपको मिट्टी दिखाई देती है और ऐसी किंवदंती है, लोक किंवदंती है वहाँ पर कि सीता जी को जब हनुमान जी ने जब उसमें आग लगाई थी तो वहाँ की जो भूमि है एक स्थान आप देखेंगे पूरी तरह से काली मिट्टी दिखाई देगी, एक अन्य स्थान आप देखेंगे तो उसमें पूरा आपको लाल रंग दिखाई देगा। तो जो स्थान मतलब जला दिया गया था वो स्थान की भूमि पूरी आपको एक तरह से काली दिखाई देगी। एक मतलब रावण का महल भी है वहाँ पर जो सिगिरिया एक पुरातात्विक शोध संस्थान में आगे आया है कि ये हो सकता है ये रावण का महल रहा होगा उस समय में। सीता जी को लेकर वहाँ पे जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी तो एक देवनार पोल करके एक स्थान है वहाँ पर जहाँ उनकी ऐसा माना जाता है कि अग्नि परीक्षा हुई थी तो वहाँ न्याय की मतलब देवी के रूप में आज भी वो एक प्रतिष्ठित हैं और आज भी वहाँ के लोगों को ऐसा विश्वास है, जो वहाँ का एक लोकल एरिया है वो लोगों का ऐसा विश्वास है कि देवी के पास न्याय के लिए अगर कोई बात करने जाते हैं तो वो मनोकामना उनकी वहाँ पर पूर्ण होती है। तो कई ऐसी लोक किंवदंतियाँ चल रही हैं, लोक कथाएँ चल रही हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि उस समय के युग में ये घटना वहाँ पर हुई होगी। एक रावण फाल है, ये कहा जाता है वहाँ पर कि रावण का मरण नहीं हुआ है, आज भी रावण वहाँ पर कई एक पाताल लोक करके स्थान है उस पर वो सो रहे हैं। मतलब वहाँ के लोगों का ऐसा एक मानना है थोड़ा सा, हालांकि वहाँ भी बुद्धिज़्म है और